Hello students, welcome again. This is your lecture number 3rd regarding income tax. In our last class हमने देखा था शो टाइटल एंड कमेंसमेंट जिसके लिए थी सेक्शन 1 जिसमें बताया गया था दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961 एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962. ठीक है, एप्लीकेबल इन होल इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. उसके बाद अपन ने देखी थी सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 जिसमें एसएससी की डेफिनेशन थी. देन असेसमेंट की. एसएससी कौन होता है? जिसकी इनकम की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी आप कंप्यूट कर रहे हो. देन असेसमेंट प्रोसीजर फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ इनकम एंड टैक्स इज नोन एज असेसमेंट. देन असेसमेंट ईयर, जिस ईयर में आप कैलकुलेशन कर रहे हो. लेट सपोज 2018-19 की मुझे इनकम कैलकुलेट करनी है, देन उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन भी करनी है, तो पॉसिबल नहीं है 2018-19 में. तो मैं कौन सी ईयर में इसकी कैलकुलेशन करूंगा? 1920 में. तो 1920 मेरे लिए क्या हो गया है? असेसमेंट. ठीक है, अभी रिसेंटली आपका मार्च गया है 20. इट मीन्स आपका जो ईयर था 1 अप्रैल 2019 को स्टार्ट हुआ था और खत्म कब हुआ था? 31 मार्च 2020. तो इस टाइम पीरियड की जो इनकम है उसकी कैलकुलेशन देन उस पर टैक्स की कैलकुलेशन में कब कर पाऊंगा? 2020-21. ठीक है, तो अभी राइट नाउ असेसमेंट ईयर कौन सा चल रहा है? ये वाला. इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी देखे थे अपन ने. कुछ सर्टेन ऐसी सिचुएशंस होती है जिनमें प्रीवियस ईयर को ही असेसमेंट ईयर मान लिया जाता है. उन सिचुएशंस में पहली सिचुएशन थी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस. अगर कोई बिजनेस प्रीवियस ईयर में था, कंटिन्यू था, और वो बिजनेस कुछ रीजंस की वजह से अगर बंद हो गया है, तो उसकी इनकम की कैलकुलेशन प्रीवियस ईयर में ही कर ली जाएगी और गवर्नमेंट आपको बोलेगी कि ला बेटा अभी टैक्स दे दे, क्योंकि आगे तेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं रहने वाला है. सेकेंड आपका था शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट. नॉन रेजिडेंट का शिपिंग बिजनेस, कोई बाहर से शिप आया, इंडिया में आया, यहां से उसने सामान लिया, कुछ बंदे बैठ गए उसमें, उनसे उसने कोई फीस लिया या ट्रांसपोर्ट चार्जेज या जो भी फ्रेट वगैरह जो भी उसको लेना उसने कलेक्ट किया. देन इंडिया में उसने इनकम अर्न किया. गवर्नमेंट को चाहिए टैक्स, तो गवर्नमेंट उसको बोल रही है ठीक है तू जा, नेक्स्ट ईयर आएगा असेसमेंट ईयर, उस टाइम पे आके टैक्स दे जाना. वो पता नहीं आए या ना आए, तो गवर्नमेंट उसको बोलेगी तू एक काम कर, तू जाना चाहे तू जा, तेरा एक बंदा यहाँ पे अपॉइंट करके चला जा जो इनकम की कैलकुलेशन करवाएगा, देन उसके ऊपर टैक्स देके निकलेगा. ठीक है, तो सेकंड की सिचुएशन आपकी हो गई शिपिंग बिजनेस ऑफ ए नॉन रेजिडेंट. थर्ड आपका था पर्सन लिविंग इंडिया. ठीक है, फॉर जॉब या एनी अदर पर्पज. अगर कोई पर्सन इंडिया छोड़ के जा रहा है जॉब पर्पज के लिए, वापस पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, तू जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन अब तक तूने जितनी इनकम अर्न कर ली है उसके ऊपर टैक्स अभी दे जा. सर मैं असेसमेंट ईयर में तेरे लिए ये कंडीशन नहीं है, तू पता नहीं वापस आए या ना आए. फोर्थ आपका एओपी बीओआई, जो किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए आपने स्टेब्लिश की है. जैसे आपका पर्पज ओवर होगा देन एओपी बीओआई भी कंटिन्यू नहीं रहने वाला है, तो सिचुएशन में भी गवर्नमेंट आपसे प्रीवियस ईयर में ही टैक्स कलेक्ट कर लेती है. देन लास्ट वन आपका था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स. ठीक है, अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है और ट्रांसफर करने के पीछे असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि टैक्स की चोरी का कोई पर्पज हो सकता है, तो उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर सकता है कि प्रीवियस ईयर ही आपके लिए असेसमेंट ईयर हो जाएगा. उसके बाद अपन ने डेफिनेशन देखी थी पर्सन में. ठीक है, पर्सन में अपने कितने टाइप के पर्सन देखे थे? 7, जिनमें आपके थे इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन. एक अपन ने देखा था लोकल अथॉरिटी,
और एक देखा था कंपनी। इट मीन्स इन सब से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करती है। ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल रामोहन सोहन सीता गीता यही लोग टैक्स देंगे। कोई अगर एचयूएफ है या कोई पार्टनरशिप फर्म है, कोई एओपी बीवाई है, या कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, कोई लोकल अथॉरिटी जेडीए, जेडीए भी गवर्नमेंट को टैक्स देगा। इट मीन्स गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, बिल्कुल देती है। जो भी इनकम कमाएगा वो टैक्स देगा। कोई कंपनी है तो कंपनी भी टैक्स देती है। पर्सन के बाद अपन ने देखा था प्रीवियस ईयर। जिस ईयर की इनकम की आप कैलकुलेशन कर रहे हो, देन उसके ऊपर टैक्स की कैलकुलेशन कर रहे हो, उस ईयर को क्या बोलेंगे अपन? प्रीवियस ईयर। जिसकी अपन ने बात की थी सेक्शन 3 में। देखो 1 में बात की थी अपन ने सो टाइटल एंड कमेंसमेंट। सेकंड में डेफिनेशन है, अपने कुछ काम की डेफिनेशन थी वो अपन ने ले ली और आती जाएगी। ठीक है, तो जब जब रिलेटेड पार्ट आएगा अपन इनकी बात करते चलेंगे। उसके बाद सेक्शन 3 थी जिसमें था प्रीवियस ईयर डिफाइन। आपका 4 में है आपका चार्जिंग सेक्शन। ठीक है, चार्जिंग सेक्शन में अपन ने देखा था 5 हेड ऑफ इनकम होते हैं। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन कैपिटल गेन, और एक था आपका अदर सोर्स। पांचों हेड की इनकम को क्लब करके एक साथ टोटल कर लिया जाता है। देन उसके बाद एक प्रोविजन था क्लबिंग ऑफ इनकम। अगर किसी और बंदे की इनकम एसएससी की इनकम में ऐड करनी होती है तो उसको ऐड कर देना है। देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड माइनस कर देना है। उसके बाद आ जाती है आपकी ग्रोस टोटल इनकम। देन उसमें से माइनस कर देंगे अपन डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, जिसमें सेक्शन है आपकी 80C से लेके 80U की। डिडक्शंस माइनस करने के बाद आपकी आ जाती है टैक्सेबल इनकम। ये देखा था अपन ने चार्जिंग सेक्शन में। आज अपन बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस की। सर सेक्शन 5 का क्या है, पढ़ेंगे बेटा, लेकिन पहले सेक्शन 6 पढ़ लेते हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस। बेसिकली सेक्शन 5 आपको बताएगी कि जो इनकम है वो किसके लिए टैक्सेबल होती है। सर किसके लिए? आपने कहा ना इनकम तो सबके लिए टैक्सेबल होती है, नहीं। बेसिकली 3 कैटेगरी में पर्संस को बांटा गया है। या तो वो रेजिडेंट होगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या इंडिया का रेजिडेंट होगा ही नहीं। भाई अमेरिका का कोई बंदा है, अमेरिका में जॉब कर रहा है, वहीं पैदा हुआ, अब उसको जाके इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ला भाई तू टैक्स दे, तो वो थोड़ी ना दे देगा। तो जिस पर्सन की आप इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका देखना पड़ेगा रेजिडेंशियल स्टेटस। तो 6 में अपने को पता चलेगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस का हम पता कैसे करते हैं। और सेक्शन 5 में बताया स्कोप ऑफ इनकम, कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल है और कौन सी टैक्सेबल नहीं है। तो सेक्शन 5 अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन देखेंगे सेक्शन 6। एक तो होती है सिटीजनशिप। ठीक है, मैं भारत का नागरिक हूं, सिटीजन हूं, यहाँ पे होगा भैया तो सिटीजन। ठीक है, इससे तेरे रेजिडेंशियल स्टेटस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है या लॉ है वो आप कितने टाइम इंडिया में रुके, ठीक है, कितने टाइम आप इंडिया में रुके इन योर प्रीवियस ईयर, उसके बेसिस पे डिसाइड करेगा कि आप रेजिडेंट हो या नहीं हो। कोई बंदा अगर अमेरिका का है, पिछली साल एक स्पेसिफाइड टाइम है, उस टाइम तक आगे इंडिया में रह के चला गया, वो रेजिडेंट हो जाएगा। एक इंडियन है, यहीं पे ही पैदा हुआ, पिछली साल अमेरिका चला गया था घूमने, यहाँ पे नहीं था, तो वो नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या कुछ कंडीशंस है वो। रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6 में डिफाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस में इंडिविजुअल का। किसका रेजिडेंशियल स्टेटस देख रहे हैं अपन? इंडिविजुअल का। सर इंडिविजुअल का, इसके अलावा भी रेजिडेंशियल स्टेटस, बिल्कुल एचयूएफ का भी रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। आपकी जो फर्म है, एओपी है, बीओआई है, लोकल अथॉरिटी है,
या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है या फिर कंपनी, इन सब का रेजिडेंशियल स्टेटस होता है। सर कंपनी थोड़ी ना रहती है इंडिया में, देखेंगे अपन जब बात आएगी। तो अपन बेसिकली जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो 4 पार्ट में देखेंगे सर। फर्म, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, सबके लिए सेम कंडीशन है। इन सब के लिए सेम कंडीशन है, तो एक साथ ही इनको अपन देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात कर रहे हैं इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की, उसके बाद एचयूएफ, देन बाकी। मैंने क्या कहा अभी रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए आपको? एक तो होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट में भी 2 कैटेगरी है। आप इंडिया में रहने वाले तो हो, लेकिन ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी, ठीक है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना पड़ेगा कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट है या नहीं। अगर एसएससी 182 डेज और मोर अगर इंडिया में उसने स्टे किया है, ध्यान से सुनना, प्रीवियस ईयर जो आपका था 2019-20, जो स्टार्ट कब हुआ था 1 अप्रैल 2019 को और एंड कब हुआ 31 मार्च 2020 को। ये जो टाइम पीरियड है आपका 12 मंथ का 365 डेज, उसमें से अगर 182 डेज और मोर अगर एसएससी इंडिया में रहा है तो इट मीन्स उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी है, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पे और, मतलब समझते हो और को? और का या तो ये या फिर ये, दोनों में से एक। कोई कह रहा है कि मैं तो 182 डेज नहीं रह पाया यहाँ पे, ठीक है, पिछले साल नहीं रह पाया, बाकी मोस्टली मैं यहीं पे ही रहता हूं, तो उसके लिए कंडीशन बनाएगी कि 60 डेज इन प्रीवियस ईयर। 60 दिन तो रहा होगा प्रीवियस ईयर में, उसने कहा हाँ 60 दिन तो मैं रहा हूं, तो क्या मैं हो गया रेजिडेंट? रुक जा, 60 दिन तो प्रीवियस ईयर में रहा है एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। एक कंडीशन और डाल दी गई यहां पे, क्या तो 182 डेज रह जाओ इंडिया में, ठीक है, देन आप रेजिडेंट हो गए हो। अगर आप 182 डेज नहीं रहे तो आपके लिए सेकेंड कंडीशन है 60 दिन एटलीस्ट आप प्रीवियस ईयर में इंडिया में ही थे। उसके साथ के साथ 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर इससे क्या मतलब है? आपका प्रीवियस ईयर कौन सा था? 2019-20, इसको छोड़ दो आप, इससे पिछले 4 साल की बात करो, 18, 19, 17, 18, 16, 17, 1, 2, 3, 4, ये है पिछले 4 साल आपके। इन चारों साल में मिला के 365 डेज भी आपको इंडिया में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 2 कंडीशन है, अगर इन दोनों कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन इंडिविजुअल सेटिस्फाई कर देता है तो वो हो जाएगा
रेजिडेंट। If not satisfied, then non-resident। ठीक है, एक बंदा रेजिडेंट है या नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो बेसिक कंडीशन है, दोनों में से एक कंडीशन उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर उसने फुलफिल कर दी है तो वो रेजिडेंट है, और अगर नहीं कर पाया तो वो नॉन रेजिडेंट है। सर एक बंदा रेजिडेंट हो गया, अब ये कैसे पता चलेगा कि वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, इट मीन्स मोस्टली वो यहीं पे रहता है, या नॉन ऑर्डिनरी आता जाता रहता है, कभी कभार यहाँ पे रहता है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको बताएगी एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर रेजिडेंट के लिए। अगर आप रेजिडेंट हो तो ही एडिशनल कंडीशन तक जाना है आपको, अदरवाइज जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप नॉन रेजिडेंट डिक्लेयर हो गए हो तो ऑर्डिनरी नॉन ऑर्डिनरी की कोई बात ही नहीं रहती। और एडिशनल कंडीशन में क्या है, पहली आपकी एडिशनल कंडीशन है टू टाइम रेजिडेंट इन 10 preceding previous year। पिछले जो 10 साल आपके गए हैं, प्रीवियस ईयर से जस्ट पीछे के 10 साल, उनमें कम से कम 2 बार वो रेजिडेंट डिक्लेयर हुआ हो। इट मीन्स रेजिडेंट होने का मतलब क्या है, उसने इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल की है 2 बार पिछले 10 सालों में। ठीक है, एंड उसने बोला ठीक है मैंने फुलफिल कर दी थी दो बार, तो मैं रेजिडेंट हो गया था, 2 बार काम चल जाएगा मेरा, नहीं। ये तो एक बात हुई। उसके बाद एंड, तुझे सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, साथ ही साथ 730 डेज और मोर स्टे इन इंडिया in 4 preceding previous year। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 है। 730 डेज और मोर स्टे इन इंडिया इन लास्ट 7 preceding previous year। अब बात करते हैं अपन इसकी। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर देता है तो आप उसको क्या कहोगे, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। सर नहीं फुलफिल कर पाता है दोनों, या दोनों में से एक फुलफिल कर दी दूसरी नहीं कर पाई तो भी मतलब नहीं है, करे तो दोनों ही कर, तो उसका मतलब रेजिडेंट तो है लेकिन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, ये है आपका इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस। वापस देखते हैं, पहले थी आपकी 2 बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशंस में और लगा हुआ है, इट मींस दोनों में से एक कंडीशन आपको एटलीस्ट फुलफिल करनी पड़ेगी, या तो 182 डेज और मोर इन इंडिया रहे प्रीवियस ईयर में, या फिर 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 4 सालों में 365 और मोर आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल कर दी है, सेटिस्फाई कर दी है, तो रेजिडेंट हो जाएगा। एक बार रेजिडेंट डिक्लेयर हो गया तो फिर 2 एडिशनल कंडीशन फुलफिल करके वो ऑर्डिनरी भी बन सकता है और नॉट ऑर्डिनरी भी बन सकता है। तो यहाँ पे आपके सामने 3 टाइप के रेजिडेंशियल स्टेटस हैं। ठीक है, पहला ऑर्डिनरी रेजिडेंट, दूसरा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और तीसरा नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब यहां पे कुछ नोट करने वाली बातें हैं। नोट करने वाली बातें क्या है,
पहली प्रीवियस ईयर से मतलब क्या है आपका सर, यहाँ पे 1 अप्रैल 19 टू 31 मार्च 2020 से। एक बंदा इंडिया में आया 1 जून को, ठीक है, इंडिया में रुका, देन उसके बाद वो बंदा आपका 5 फेब 2020 को चला गया। इस डेट को फिर वो इंडिया में नहीं था। अब उसके डेज कैसे काउंट करेंगे, तो यहां पे ध्यान में रखने वाली बात यह है, जिस दिन वो इंडिया आया उस दिन को काउंट कर लो स्टे इन इंडिया। चाहे 2 घंटे रुका हो, उस दिन वो आया ही था बस सर, ठीक है, इतने में रात हो गई, दिन चला गया 12 बजे के बाद, ठीक है, घंटे भर रुका था तो भी ये दिन काउंट होगा। जिस दिन इंडिया उसने छोड़ा वो दिन भी काउंट होगा, ठीक है, जिस दिन इंडिया में आया वो दिन भी काउंट होगा, और जिस दिन इंडिया उसने छोड़ा वो दिन भी काउंट होगा, दोनों, ठीक है, इंटर और लिविंग इंडिया दोनों दिन आपको काउंट करने हैं उसके रेजिडेंशियल स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको बात ध्यान रखनी है वो ये रखनी है, सर आपने कहा 182 डेज और मोर इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पिछले साल 182 डेज वो यहाँ पे रहना चाहिए। क्या जरूरी है कि वो 182 डेज रेगुलर रहे? वो आया, कुछ टाइम रहा यहाँ पे, चला गया, फिर आया, फिर चला गया, फिर आया, फिर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें टोटल कितना चाहिए 182 डेज, ठीक है। बाकी आपका बचता है लीप ईयर, जब कैलकुलेशन की आप बात करो डेज की 179 भी आ जाता है ना बेटा, तो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा आपको। तो लीप ईयर है या नहीं है वो चीज कंसीडर करते हुए चल लेना। लीप ईयर से मतलब है आपका फेब जो है वो आपकी आएगी 29 डेज की, ठीक है। जो लीप ईयर नहीं होता है उसमें फेब आपकी 29 की नहीं आके 28 की आती है। 4 साल में एक बार ऐसा होता है कि 29 डेज होते हैं आपके इन द मंथ ऑफ फेब, ठीक है। 2012 था, उसके बाद 16 था, देन अब 20 आएगा, ठीक है। ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ एक्सेप्शंस है आपके, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ पर्सन ऐसे हैं जिनके लिए ये कंडीशंस फॉलो नहीं हुई। सर पूरी नहीं, थोड़ा सा कुछ चेंज किया गया इनमें। कुछ पर्सन ऐसे हैं उनको ये वाला बेनिफिट जो है वो नहीं दिया गया। उनको कहा गया कि आप अगर प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहे हो इंडिया में तो आप रेजिडेंट नहीं हो, आप नॉन रेजिडेंट हो, ठीक है। इट मीन्स उनको बाहर कर दिया गया। फिर इस बात का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। इस बात का तो मतलब कब रहता है, जब 60 डेज रहे। बेसिकली लॉ में लिखा हुआ है 60 डेज को रिप्लेस कर दिया गया 182 डेज से। तो जब यहाँ पे 182 डेज आ गया तो ये क्यों फुलफिल करेगा, वो यहाँ आ गया ना वो, ठीक है। इट मीन्स ये वाली जो कंडीशन है ये इसके क्या है आपके 3 एक्सेप्शनल कंडीशन है, ठीक है। 3 ऐसे एसएससी होते हैं जिनको ये बेनिफिट नहीं दिया जाता। बेनिफिट तो क्या कहेंगे, मतलब ये वाली कंडीशंस में उनको नहीं डाला जाता है। अगर उनको रेजिडेंट डिक्लेयर होना है तो कोई और का ऑप्शन नहीं है, 182 डेज ही आपको इंडिया में स्टे करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर में, ठीक है। उनमें कौन कौन है, ठीक है, ये रफ कर देता हूं मैं। पहला,
सिटीजन ऑफ इंडिया। यहां पे मैंने क्या कहा है, सिटीजन, ठीक है, यहां का नागरिक होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया who living India or फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। कोई इंडिविजुअल सिटीजन भी है, वो इंडिया छोड़ के जा रहा है, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट, बाहर जॉब करेगा वो, ठीक है, वहीं पे वो काम करेगा। तो उस सिचुएशंस में कहा गया कि बेटा अगर तुझे रेजिडेंट यहाँ पे बनना है तो 182 डेज यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा, ठीक है। तू तू जाना है तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन काउंट कर लेना 182 डेज तू यहाँ पे रहा कि नहीं रहा। वो बोल रहा नहीं रहा तो ठीक है तू जा, लेकिन तू एज ए नॉन रेजिडेंट ट्रीट किया जाएगा। दूसरा, इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया being a crew member of an Indian ship। कोई ऐसा इंडिविजुअल जो सिटीजन है इंडिया का, वो क्रू मेंबर बन जाता है किसी शिप पे, ठीक है, और वो शिप इंडियन है और वो इंडिया छोड़ के अभी जा रही है। होता है ना, चले जाते हैं समुद्र में शिप कई 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, कई सालों के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई इंडिविजुअल उस शिप के ऊपर गया है तो उसको रेजिडेंट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तीसरी यहां पे बात की गई, इंडिविजुअल क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, इंडिविजुअल सिटीजन, ठीक है, नागरिक, पर्सन विद इंडियन ओरिजिन। ऐसा कोई बंदा जो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन इंडियन ओरिजिन है, इट मीन्स उसके दादा परदादा में से कोई इंडिया में पैदा हुआ था, देन वो इंडिया छोड़ के चले गए थे। इंडिया कौन सा, पार्टीशन से पहले का इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब कुछ इंक्लूड हो जाते हैं उसमें। तो पार्टीशन से पहले वाले इंडिया में अगर किसी का के कोई दादा परदादा इंडिया में पैदा हुए थे तो वो बंदा इंडियन ओरिजिन का माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई पर्सन है एंड हु कम टू विजिट इंडिया, वो इंडिया घूमने आया या विजिट पे आया, छोटी मोटी कोई बिजनेस ट्रिप पे आया और वो आके बोले कि मैं प्रीवियस ईयर में यहाँ पे रेजिडेंट था, पूरी साल में इंडिया में रुका था, तो उसको अपन कहेंगे ठीक है, तू अगर रेजिडेंट तुझे बनना है तो 182 डेज वाली कंडीशन तुझे सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, दैट्स इट, ठीक है। वापस बात करते हैं अपन ने रेजिडेंशियल स्टेटस देखा है आज इंडिविजुअल का। रेजिडेंशियल स्टेटस के लिए अपन ने क्या बात की कि सर 2 बेसिक कंडीशंस है जिनमें से एक कंडीशन उसे फुलफिल करनी पड़ेगी। 2 बेसिक कंडीशंस में क्या है, 182 और मोर डेज स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और थी उसके ऑप्शन में दूसरी कंडीशन 365 डेज ड्यूरिंग लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 60 डेज इन प्रीवियस ईयर।
या तो ये वाली कंडीशन या पहली वाली 182 डेज वाली, दोनों में से एक कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो वो रेजिडेंट हो जाता है। लेकिन सेकंड वाली जो कंडीशन है 60 डेज एंड 365 डेज वाली, वो कंडीशंस इन तीनों को के केस में आपको अप्लाई नहीं करनी है। अगर इनको रेजिडेंट डिक्लेयर होना है तो इनको तो 182 डेज ही इंडिया में स्टे करना पड़ेगा, इनको छोड़ के। ठीक है, एक बार बंदा रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद देखा जाता है क्या वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। अगर उसको ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना है तो उसको 2 एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी। एडिशनल कंडीशन आपकी थी 730 डेज ड्यूरिंग लास्ट 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, पिछले 7 सालों में 730 दिन इंडिया में रहा हो एंड 2 टाइम रेजिडेंट डिक्लेयर हुआ हो वो पिछले 10 सालों में। ठीक है, रेजिडेंट से मतलब क्या है, ऊपर वाली कंडीशन से ये फुलफिल कर दी हो उसने। ठीक है, ऑर्डिनरी रहा कि नॉन ऑर्डिनरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार रेजिडेंट अगर वो डिक्लेयर रहा हुआ है तो उसने कंडीशन फुलफिल कर दी है। दोनों एडिशनल कंडीशन अगर फुलफिल कर देता है तो वो बन जाता है आपका ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ठीक है, और अगर नहीं कर पाता है तो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इट मीन्स किसी भी बंदे का रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हमें पता करना है, किसी भी पर्सन का अगर हमें रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा सर? तो बेटा आपको उसके पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसको बोलोगे कि पिछले 10 साल की कहानी बता तू, पिछले 10 सालों में था कहां पे। ठीक है, क्योंकि हमें तो 10 इयर्स का पता चलेगा, तो पूरा उसके पासपोर्ट में एंट्रीज वगैरह चेक की जाती है, कब इंडिया आया, कब इंडिया से गया, कितनी बार क्या कुछ हुआ, तो पिछले 10 सालों की जरूरत पड़ जाती है आपको। आगे बढ़ते हैं अपन। ये था आपका रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। अब मैं बात कर रहा हूं HUF की। HUF की सिचुएशन में रेजिडेंशियल स्टेटस का पता कैसे करेंगे? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी एक ऑप्शन मिलता है टैक्स प्लानिंग के लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में HUF की भी वैल्यू है। HUF किसको बेनिफिट मिलेगा? HUF का बेनिफिट बेटा क्रिश्चियंस को नहीं मिलता है, मोमडन्स को नहीं मिलता है। ठीक है, उसके अलावा भी अगर मैं बात करूं तो कोई बंगाली फैमिली, असमी फैमिली, कोई केरलियन, बंगाल, आसाम और केरला, इन 3 स्टेट के किसी भी पर्सन को HUF का बेनिफिट नहीं मिलेगा, किसी भी इंडिविजुअल को। कोई मोमडन है या क्रिश्चियन है उसको भी नहीं मिलेगा। सर ऐसे क्यों? बेसिकली पुराने टाइम पे 2 प्रथा चलती आई थी। एक तो थी मिताक्षरा, सर जरूरी ही एक्स्ट्रा नॉलेज लेना है तो लो। दया भागा एंड मिताक्षरा 2 टाइप की फैमिली थी। दया भागा में क्या किया जाता था, नाम से ही क्लियर है, दया का पात्र बन जाता है। बच्चा पैदा होता था, होते ही वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार नहीं होगा। अगर पेरेंट्स एक्सपायर हो गए तो उसके बाद हिस्सेदार वो हो सकता है, अदरवाइज तू जा तेरे हिसाब से, तेरा बिजनेस कर, कमा, जो भी है सेटल तेरे हिसाब से तू हो जाए। तो उसको अपन बोलते हैं दया भागा। तो इस सिचुएशंस को HUF में कवर नहीं किया गया। तो बंगाली, असमी, ठीक है, केरला, यहाँ पे दया भागा ही चलता था। मिताक्षरा जो आपकी थी उसमें आपकी सिचुएशन थी कि पर्सन एक बार जैसे ही बच्चा पैदा होगा होते ही वो उस फैमिली में जो भी प्रॉपर्टी है उसमें वो हिस्सेदार हो जाता है। ठीक है, तो HUF का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। कुछ के लिए एप्लीकेबल है, कुछ के लिए नहीं है। बहुत टाइम इसके ऊपर इश्यूज भी आते रहते हैं कि भाई इसको हटाओ, देना है तो सबको ही बेनिफिट दो, अदरवाइज दो ही मत। लेकिन फंसा पड़ा है अंदर, निकालना बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है, तो चलता रहता है। तो हम बात कर रहे हैं सर HUF के रेजिडेंशियल स्टेटस की। कैसे
एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस का पता करेंगे, क्योंकि एचयूएफ में तो पूरी फैमिली है। अरे भाई पुश्तैनी बिजनेस है, दादा परदादा का है, 2-3 भाई है, सब जाके शॉप पे बैठते हैं, पुश्तैनी बिजनेस एक साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो भी इनकम है सबकी है वो, तो उस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं, एचयूएफ। ठीक है, तो एचयूएफ का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसके लिए पहले बताई गई आपको बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन में कोई 2 कंडीशन नहीं डाली गई, सिर्फ एक कंडीशन डाली गई, कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। अगर कंट्रोल और इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है तो वो एचयूएफ डिक्लेयर हो जाता है आपका रेजिडेंट। इफ यस, अगर इफेक्टिव मैनेजमेंट या कंट्रोल इंडिया में नहीं है तो वो जाएगा आपका नॉन रेजिडेंट। ठीक है, अब रेजिडेंट की बात करते हैं आगे। या तो रेजिडेंट क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी, या हो जाएगा नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, तो अगर रेजिडेंट को बनना है ऑर्डिनरी, तो उसे फुलफिल करनी पड़ेगी 2 कंडीशन, जो थी आपकी एडिशनल कंडीशन। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट मार देनी है आपको यहाँ पे। सर एडिशनल कंडीशन में तो कुछ ऐसे था कि 730 डेज स्टे इन इंडिया। कौन, एचयूएफ में तो बहुत सारे मेंबर हैं, तो यहाँ पे टारगेट किया गया कर्ता को। किसको किया गया, कर्ता को, या मैनेजर बोल दो, जो होल एंड सोल है, जो मालिक है उस एचयूएफ का, एक होता है ना मुखिया। ठीक है, तो मुखिया को यहाँ पे टारगेट किया गया और उसको चेक किया जाएगा कि अगर कर्ता इंडिया में था 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर एंड 2 टाइम रेजिडेंट डिक्लेयर हुआ है पिछले 10 सालों में। ठीक है, तो 2 टाइम रेजिडेंट डिक्लेयर तो एचयूएफ हो जाएगा। कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में 2 टाइम रहा, लेकिन 730 डेज कौन रहेगा, तो यहाँ पे कर्ता को टारगेट कर लिया गया। बाकी चाहे पूरे मेंबर अमेरिका, लंदन, ब्रिटेन कहीं पे भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्ता इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका रेजिडेंशियल स्टेटस एचयूएफ का, जिसमें बेसिक कंडीशंस में क्या लेके आ गए अपन, कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट कहां पे आ गया, इंडिया में। तो एचयूएफ के केस में भी अपन चेक करते हैं कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी। ध्यान से सुनना ये बात, सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही अपन ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी देखते हैं। अब मैं जितने भी पर्सन्स की बात करूंगा उनमें सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात होगी, या तो वो रेजिडेंट है या वो नॉन रेजिडेंट है। उनकी सिचुएशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो ऑर्डिनरी है या नॉन ऑर्डिनरी। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। इंडिविजुअल के लिए 2 बेसिक कंडीशन थी, 2 बेसिक कंडीशन में से कोई एक कंडीशन उसको फुलफिल करनी होती थी। ठीक है, 3 टाइप के ऐसे पर्सन, ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिनके केस में सिर्फ एक ही बेसिक कंडीशंस का ऑप्शन उनको था। एक बार रेजिडेंट डिक्लेयर हो जाता है इंडिविजुअल, ठीक है, देन ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनने के लिए उसको 2 एडिशनल कंडीशन भी फुलफिल करनी होती है। 2 एडिशनल कंडीशन आपकी थी 730 डेज इन 7 ईयर और 2 टाइम रेजिडेंट इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था एचयूएफ का। एचयूएफ में रेजिडेंट के लिए कंट्रोल एंड इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया होना चाहिए आपका। ठीक है, और अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट बनना चाहते हो तो कर्ता को टारगेट किया जाएगा 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग ईयर वो यहाँ पे रहा हो, और दूसरी कंडीशन 2 टाइम रेजिडेंट। इट मींस एडिशनल कंडीशन सेम टू सेम, कॉपी पेस्ट कर देंगे, कोई चेंजेस वहां पे नहीं था। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं
फॉर एओपी बीओआई जुडिशियल पर्सन और कोई लोकल अथॉरिटी। अब सर इनमें तो कोई कर्ता वर्ता भी नहीं होता जिसको अपन टारगेट कर ले, तो इनके लिए सिर्फ इतनी सी बात रखी गई कि या तो ये होंगे रेजिडेंट या होंगे ये नॉन रेजिडेंट। तो इनके लिए एक ही कंडीशन रखी गई, और कंडीशन क्या है? 100% और पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज फ्रॉम इंडिया। 100% और पार्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। पार्ट से मतलब है जरूरी नहीं कि पूरा का 100% यहीं पे कंट्रोल हो रहा है। अगर 5% भी इंडिया से कंट्रोल हो रहे हैं ये सब पर्संस, तो इनको मान लिया जाएगा रेजिडेंट। क्लियर है? और अगर 100% ही आउटसाइड इंडिया है, सर 95% हुआ तो भी रेजिडेंट डिक्लेयर है। मैंने क्या कहा? कोई भी पार्ट, अगर थोड़ा भी पार्ट इनका मैनेजमेंट का और कंट्रोल अगर इंडिया से हो रहा है तो इनको क्या मान लिया जाएगा? रेजिडेंट। और अगर 100% आउटसाइड इंडिया से है तो हो जाएगा आपका नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्म, एओपी, बीओआई, जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी। फटाफट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल कंपनी की। एक पर्सन और है आपका यहाँ पे कंपनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है ये आपका, ठीक है। पहली कंडीशन यहाँ पे बोली गई, रजिस्टर्ड होनी चाहिए कंपनी इंडिया में, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए इंडिया में। अगर ऐसा है तो वो कंपनी है आपकी रेजिडेंट। मैंने पहले ही कहा था ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो इतनी सी बात आपको चेक करनी है कि रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। तो पहली कंडीशन ये, इसके बाद लगाया गया और। सर कोई कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं हुई है या इनकॉर्पोरेटेड नहीं हुई है तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे? इट मीन्स मैं बात कर रहा हूं फॉरेन कंपनी की, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं नॉन इंडियन कंपनी की, ऐसी कंपनी जो इंडियन है ही नहीं है, फिर भी अगर उसको रेजिडेंट डिक्लेयर करना है तो सर कंपनी तो चल के इंडिया में आ नहीं सकती। तो यहां पे कहा गया कि एक नॉन इंडियन कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है इफ बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको लेके आया गया लॉ में। पोएम, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। क्या कहा गया यहाँ पे? अगर उस कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है तो वो कंपनी रेजिडेंट है,
ठीक है, इट मीन्स कोई इंडियन कंपनी है तो वो तो रेजिडेंट है ही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसी कंपनी जो इंडियन नहीं है वो भी रेजिडेंट हो सकती है, अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ पे है, इन इंडिया। तो ठीक है, फटाफट अपन रिवीजन के ऊपर आ जाते हैं। आज की क्लास में अपन ने देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस सेक्शन 6, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने बात की थी इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल में दो बेसिक कंडीशन थी, एक भी बेसिक कंडीशन फुलफिल करने पे वो क्या बन जाता है आपका रेजिडेंट। बेसिक कंडीशन थी 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, ठीक है। और दूसरी आपकी कंडीशन थी यहाँ पे 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। दूसरी वाली जो कंडीशन है किस किस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है सर, 3 बंदे यहाँ पे डाले गए थे जिनके लिए ये कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होती है। वो 3 पर्सन आपके थे, इंडिविजुअल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वो लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, या कोई इंडियन, ठीक, या इंडियन सिटीजन इंडिविजुअल जो क्रू मेंबर बन जाता है, ठीक है, किसी इंडियन शिप के ऊपर जो इंडिया छोड़ के अभी जा रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तीसरा, तो इसमें इंडियन ओरिजिन को भी इंक्लूड कर लिया गया। जरूरी नहीं इंडियन सिटीजन ही हो, इंडियन ओरिजिन का कोई बंदा हो, वो इंडिया आया हो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम जो भी है विजिट करने के लिए प्रीवियस ईयर में, तो उसके लिए भी कहा गया कि तुझे 182 डेज प्रीवियस ईयर में यहाँ प्रूव करने पड़ेंगे रेजिडेंट बनने के लिए। उसके बाद 2 एडिशनल कंडीशन थी ऑर्डिनरी और नॉन ऑर्डिनरी के लिए। यही एडिशनल कंडीशन HUF में भी थी आपकी, ठीक है। 2 एडिशनल कंडीशन थी आपकी, पहली 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, दूसरी आपकी थी 2 टाइम रेजिडेंट इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। HUF की अगर मैं बात करूं तो बेसिक कंडीशन कुछ भी नहीं थी वहां पे, सिर्फ सिंगल सी थी कि HUF का इफेक्टिव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है वो कहां से होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए, तो वो रेजिडेंट है। एडिशनल कंडीशन अगर और फुलफिल कर देता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। नहीं कर पाता है तो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एडिशनल कंडीशन में 730 डेज स्टे इन इंडिया वाली कंडीशन के लिए किसको टारगेट किया जाएगा, कर्ता को। कर्ता इंडिया में रहना चाहिए। उसके बाद अपन ने बात की थी फर्म, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी। उनके केस में अपन ने देखा वही कंट्रोल और इफेक्टिव मैनेजमेंट का अगर 1% पार्ट भी इंडिया में है, ठीक है, तो वो रेजिडेंट है, ठीक है। अगर 100% आउटसाइड इंडिया है तो वो क्या है आपके नॉन रेजिडेंट। उसके बाद लास्ट में अपन ने बात की थी कंपनी की। एक इंडियन कंपनी मतलब इंडिया में रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है तो वो रेजिडेंट है, और अगर इंडिया में रजिस्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड नहीं है तो वो क्या है, नॉन रेजिडेंट। बट एक नॉन इंडियन कंपनी भी रेजिडेंट हो सकती है अगर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में अपन आते ही देखेंगे सेक्शन 5, स्कोप ऑफ इनकम। कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल होती है, सिंपल सी बात रहेगी। उसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं आपका। एक तो हो गया आपका रेजिडेंट, एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एक नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, ठीक है। तो इनकम की बात करेंगे, ये इनकम किसके लिए टैक्सेबल है, ये किसके लिए, ये किसके लिए। तो ऑलरेडी यू नो वेरी वेल अबाउट रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच।